हेलो बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। जैसा कि इंग्लिश के लगभग 90% सेंटेंसेस में हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स में हमारे ए एन और द आते हैं। ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, आपके एग्ज़ाम में आते हों, चाहे कोई कंपटीशन करने वाले बच्चे हों, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हों, उनके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और जो छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में ही गलतियां करते हैं। आज मैं पूरे डिटेल के साथ आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को लेते हुए पढ़ाऊंगा। और इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक बार आपने अगर ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिए यहाँ पे, तो आपको दोबारा से कभी आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए, शुरू करते हैं हम आर्टिकल्स। पहले समझेंगे कि आर्टिकल्स को यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। देखिए, ये डिटर्मिनर्स में आते हैं। डिटर्मिनर्स नाउन से पहले लगते हैं और नाउन को क्वालिफाई करते हैं। डिटर्मिनर्स की पूरी जो और भी सारी चीज़ें हैं, वो जब हम डिटर्मिनर्स हमारा टॉपिक होगा उसमें क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा टॉपिक आर्टिकल्स है, तो ये भी आर्टिकल्स जो है वो नाउन से पहले लगकर उस नाउन को डिफाइन करते हैं, उस नाउन को मोडिफाई करते हैं। अब देखिए, आर्टिकल्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। देखिए, इसमें हमारा आता है ए और एन, और डेफिनिट जो आर्टिकल होता है वो एक ही होता है, और वो होता है हमारा द। इसको दा भी बोला जाता है, इसको दी भी बोला जाता है। तो देखिए, कहाँ पर इसको दा प्रोनाउंस किया जाता है, कहाँ पर दी किया जाता है। तो जब मैं आर्टिकल आपको दा पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। अभी हम ए और एन पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नाउन के कंडीशन को, उसके स्वरूप को बताने के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं। तो ए और एन कहाँ लगाते हैं और दा कहाँ लगाते हैं। पहले इंडेफिनिट और डेफिनिट को समझेंगे कि इनको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है और दा को डेफिनिट क्यों कहा जाता है। या तो देखिए, मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखूँगा, उस सेंटेंस से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने लिखा, आई हैव ए बुक, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव। देखिए, बाकी को ध्यान से देखिए। आई हैव ए बुक, द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अब हम इसको समझेंगे कि इंडेफिनिट का देखिए मतलब क्या होता है। कि इंडेफिनिट मतलब हमें पता नहीं है उसके बारे में, एक जनरलाइज बात कही जाती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है, अब पता नहीं वो कौन सा पेन है, किस तरह का पेन है, लेकिन एक जनरल सी बात मैंने बोली है। और डेफिनेट में क्या होता है, जब हम किसी नाउन को फिक्स कर दें, उसको डेफिनेट कर दें, उसको हम स्पेसिफाई कर दें, उसको कोई स्पेसिफिक बना दें उसको, तो वो डेफिनेट हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन है, तो ये अभी पेन हो सकता है कोई भी हो, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये पेन बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने वो उसको क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो वो डेफिनेट हो गई। अभी सेंटेंस में देखिए, आई हैव ए बुक। अब यहाँ पे बुक नाउन है और यहाँ पे भी बुक नाउन है, दोनों सेम नाउन है, लेकिन इससे पहले हमने ए लगाया और इससे पहले हमने द लगाया। अब यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ ए क्यों लगाया और यहाँ पे द क्यों आया है। देखिए, ये जो नाउन है, ये नाउन मैंने बोला है कि आई हैव ए बुक, कि मेरे पास एक किताब है, मालूम नहीं हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, कौन सी बुक है कुछ पता नहीं है, तो ये अभी इंडेफिनिट है। ये अभी क्या है, इंडेफिनिट, कुछ पता नहीं है, एक जनरल सी बात बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अगले ही सेंटेंस में मैंने क्या बोला कि द बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। तो मेरे पास जो, अब मेरे पास एक किताब है और ये किताब कैसी है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है।
तो अब मैं किस किताब की बात कर रहा हूं, जो मेरे पास है, यानी अब वो फिक्स हो गई। अब सभी किताबों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किस किताब की बात हो रही है, जो मेरे पास है। उसको हमने स्पेसिफिक बना दिया, उसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, वो किताब अब फिक्स हो गई। अब कोई और किताब की बात नहीं हो रही, केवल उस किताब की बात हो रही है जो मेरे पास है। तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा, डेफिनेट। और जब ये डेफिनेट बन गया तो इसलिए हमने इसको क्या लगा दिया, द लगा दिया। एक आध सेंटेंस और देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा, आई बाउट ए पेन, द पेन इज वेरी गुड। अब यहां पे देखिए, आई बाउट ए पेन, द पेन इज वेरी गुड। यहां पे भी पेन, यहां पे भी पेन, सेम नाउन है। यहाँ वही ऊपर वाला जो थी वही चीज़ नीचे है कि अभी मैंने कहा कि आई बाउट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, जनरल सी बात है, जनरल सा पेन था, पता नहीं कौन सा पेन खरीदा, इस सेंटेंस में मालूम नहीं है। देखिए बात को समझने की है कि जो सेंटेंस में आया है उस सेंटेंस में पता चल रहा है क्या। तो अभी इस सेंटेंस में मुझको नहीं पता चल रहा है, या किसी को भी नहीं। मैंने बोला आई बाउट ए पेन, अब वो सेलो का है, किस कंपनी का कुछ नहीं पता, लाल है, नीला है, हरा है, कैसा है ये भी किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे एक जनरल सी बात कही जा रही है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस पे आए हम, वहाँ लिखा है द पेन इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये पेन बहुत अच्छा है। कौन सा पेन, जो मेरे पास है। अब मैंने ये यहाँ पे जो पेन है ये फिक्स है। कौन सा पेन अच्छा है, जो मेरे पास है। अब सभी पेनों की बात नहीं हो रही, जो मेरे पास है वो अच्छा है। तो फिर यहाँ पे हमने इसलिए क्या, ये डेफिनेट हो गई नाउन, इसलिए फिर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, द लगा दिया। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि इंडेफिनिट और डेफिनेट क्या होता है। तो दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंडेफिनिट मतलब जब जनरल सी बात कही जाए, जिस सेंटेंस में हमको पता नहीं चले, एक नॉर्मल सभी उस कैटेगरी की जो नाउन हो, जिस कैटेगरी की वो नाउन है उसमें सभी के लिए बात कही जाए, जनरल बात की जाए, तो फिर हमें ए लगाना है। और जब उसको स्पेसिफिक कर दें, हम उसको फिक्स कर दें कि इसी चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको द लगाना है। तो जो दो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा अंतर होता है कि ए और एन कहाँ लगाना है और द कहाँ पे लगाना है। आगे और चलते हैं, फिर इन चीज़ों को समझते हैं। देखिए अब बात आती है, अब दा कहाँ लगाते हैं। ये तो जब मैं दा के पूरे एक एक आपको बताऊंगा कि किस किस जगह पे दा लगाना है। अभी पहले हम आते हैं ए और एन पे। तो एक, अब देखिए यहाँ पे दो हैं, एक ए और एक एन, दोनों का मतलब ही एक होता है। जब कोई सिंगल यूनिट होती है, सिंगल नाउन होती है, यानी एक। लेकिन अब ए कहाँ लगाए, एन कहाँ लगाए। तो अब तक क्या है कि जैसे नॉर्मली हमने पढ़ा होता है कि इंग्लिश में स्पेलिंग जो लिखी रहती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ऑरेंज, तो जहाँ पे भी आपका ओ आ रहा या वोवेल्स आ रहे हैं वहाँ पे ए एन लगा दो, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है वहाँ पे ए लगा दो। लेकिन इसमें कई बार गलतियाँ होती हैं। वो गलतियाँ कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा बताता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो हमको ये समझना है कि ए और एन का मतलब एक है, तो ये लगेगी कहाँ। देखिए जब भी कोई नाउन सिंगुलर होगी, कैसी होगी, सिंगुलर, और काउंटेबल हो, तब वहाँ पे हमको ए और एन लगाना है। तो देखिए नाउन तो होगी ही होगी, साथ में कैसी हो वो, काउंटेबल, जिसको गिना जा सके। अगर ऐसी नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, वहाँ ए और एन नहीं लगाना है। कुछ विशेष कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं इंग्लिश में, वहाँ पे लगाते हैं, वो मैं बता दूंगा। लेकिन नॉर्मली अगर काउंटेबल नहीं है तो वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। जिन नाउन्स को आप गिन सकते हैं वहीं पे लगाना है। और गिनने में भी फिर वो कैसी होनी चाहिए, आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक होनी चाहिए। काउंटिंग में अगर वो एक है तो ए और एन लगाना है। काउंटिंग में अगर वो एक से ज़्यादा है तो आपको ए और एन नहीं लगाना है। दा का क्या रहता है, दा सिंगुलर के साथ भी लग सकता है और प्लूरल के साथ भी लग सकता है, काउंटेबल के साथ भी लग सकता है, अनकाउंटेबल के भी साथ भी लग सकता है। तो देखिए ए कहाँ लगेगा, केवल सिंगुलर काउंटेबल के साथ। और द सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो किसी के भी साथ लग सकता है। अभी अपन आते, अब अपन ये तो समझ में आ गया कि ए और एन कहाँ लगाना है।
जब नाउन एक है और गिनी जा सकने वाली है तो ए और एन लगाना है। अब हमको पढ़ना है कि ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ पर लगाना है, ये क्लियर करना है। तो देखिए इसका मैं सिंपल से आपको एक ही लाइन लिखा दूंगा, उस एक लाइन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ 2-3 टर्म्स आएंगे, उनको समझ लेते हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखिए वोवेल्स कौन से होते हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू। और इसके अलावा जो 21 बचेंगे वो हमारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स। ये तो हो गई इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात। यहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी काम आएगी और आपकी हिंदी वर्णमाला भी आएगी। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर कौन से होते हैं? अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें, हिंदी वर्णमाला, तो स्वर हमारे आ से लेकर और ये स्वर होते हैं, और व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? का से लेकर और ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। बस इसको याद रखना है। बाकी रूल क्या है वो मैं भी बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे केवल नोट लगा के हमको एक लाइन लिखनी है और उस एक लाइन से हमारा ए और एन दोनों क्लियर होना है। देखिए कैसे, यदि चाहे किसी नाउन की शुरुआत इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स से हो चाहे कॉन्सोनेंट से हो, यदि उसके हिंदी उच्चारण में, यानी उसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे, जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे उसमें हिंदी वर्णमाला का स्वर आए तो एन, और यदि व्यंजन आए तो ए लगाते हैं। बस ये हमको याद रखना है, ए और एन हमारा क्लियर है। देखिए चाहे किसी नाउन की शुरुआत, अब कोई भी नाउन इंग्लिश में लिखी है, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए और फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसको। अब देखिए ऊपर मैं आपको इसी को समझाता हूँ। जो नीचे लाइन लिखी हुई है उस लाइन को हम यहाँ पे समझते हैं। चाहे किसी नाउन की शुरुआत, देखिए मैंने लिखा टेबल, ठीक, मैंने लिखा चेयर, मैंने लिखा मैन, मैंने लिखा वुमेन। 4 एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये हमारे नाउन हो गए। अब देखते हैं क्या लिखा है। चाहे किसी नाउन की शुरुआत इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, अब देखिए ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है पूरी, वोवेल से हो चाहे कॉन्सोनेंट से। अभी देखिए ये क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है सब में। शुरुआत किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट से। चलिए आगे क्या लिखा है ये, अब देखिए चाहे वोवेल से हो। अब देखिए कुछ वोवेल्स के भी यहीं पे ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, 1 रुपी नोट। अब देखिए यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है, एक आध और ले लो, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब देखिए
चाहे किसी नाम की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल से हो या कॉन्सोनेंट से हो। देखिए यहाँ पे वोवेल से हो रही है, सॉरी यहाँ पे कॉन्सोनेंट से हो रही है और यहाँ पे वोवेल से हो रही है। देखिए सारे यू ई ओ यू वोवेल्स आ रहे हैं जी हमारे, यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। यदि उसके हिंदी उच्चारण में अगर हम इनका हिंदी उच्चारण लिखें, टेबल, चेयर, मैन, वुमेन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ₹1 और यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे वोवेल्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका जो हम हिंदी उच्चारण जब कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ट क्या है, व्यंजन है, च व्यंजन, मा व्यंजन, वा व्यंजन। तो आगे क्या लिखा है, यदि उसके हिंदी उच्चारण में हिंदी वर्णमाला का स्वर आए तो एन और यदि व्यंजन आए तो ए, यानी व्यंजन आए तो क्या लगा देंगे हम, ए। यहाँ पे भी व्यंजन आ रहा है ए, यहाँ पे भी व्यंजन आ रहा है ए और यहाँ पे भी व्यंजन आ रहा है ए और यहाँ स्वर आ रहा है। लेकिन जो अब हिंदी उच्चारण हम उसका कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, व्यंजन, यहाँ पे भी व्यंजन, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन। तो यहाँ भी फिर हम क्या लगाएंगे, ए। तो अब शायद आपको ए क्लियर हो गया होगा। हमको इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है कि इंग्लिश की शुरुआत किस चीज़ से हो रही है, चाहे वो वोवेल से हो, कॉन्सोनेंट हो। आप उसका प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं वो देखिए। अगर वहाँ प्रोनाउंसिएशन में उसके में कॉन्सोनेंट यानी हिंदी वर्णमाला का व्यंजन आ रहा है तो आपको लगाना है ए। तो ए क्लियर हो गया होगा सबको। अब आगे एन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने लिखा जैसे कि एलिफेंट, ऑरेंज, अम्ब्रेला। यहां लिख लीजिए कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ऑनेस्ट मैन, आवर, एयर, इसको एयर बोलते हैं, एयर। अब देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण अगर हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एलिफेंट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट मैन। अब देखिए यहाँ पे जो एच है वो एच साइलेंट रहता है, पढ़ने में हमको हॉनेस्ट लगता है, ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट बोला जाता है। एच यहाँ पे साइलेंट रहता है। ऐसे यहाँ पे भी एच साइलेंट रहता है, आवर, इसको बोलते हैं एयर। अब यहाँ पे समझने वाली चीज, अब देखिए क्या है, यहाँ पे भी वोवेल्स हैं, यहाँ क्या आ रहे हैं हमारे वोवेल्स इंग्लिश के, और यहाँ पे इंग्लिश के क्या आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है हिंदी वर्णमाला का, यहाँ भी स्वर आ रहा है और यहाँ पर भी स्वर आ रहा है, यहाँ भी स्वर आ रहा है, यहाँ पे भी स्वर आ रहा है और यहाँ पे भी स्वर आ रहा है। तो सीधी बात उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि उसके हिंदी उच्चारण में हिंदी वर्णमाला का स्वर आए तो एन, यानी इन सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। यहाँ भी एन, यहाँ भी एन और यहाँ पर भी एन। तो जहाँ तक है मेरे हिसाब से आपको ए और एन अब क्लियर हो गया होगा। तो सीधी सी आपको एक ही चीज़ याद रखिए, आप इंग्लिश मत देखिए, इंग्लिश की शुरुआत वोवेल से हो चाहे कॉन्सोनेंट से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल उसके हिंदी उच्चारण को देखना है। हिंदी उच्चारण में अगर हिंदी उच्चारण में शुरुआत अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो आप एन लगाइए, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो ए लगाइए। तो देखिए ए और एन आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बता सकता है। आगे और इसके थोड़े से कुछ रूल्स रहते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, तो वो मैं आगे की वीडियो में, एक ही वीडियो में अगर बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी, तो उसमें बताऊंगा। दूसरा, मैं वीडियो के एंड में इसके लिए एक आपको
वीडियो के एंड में जाना, वहाँ पे एक पीडीएफ या फोटो आपको मिल जाएगा। तो इसकी कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं क्वेश्चन वहाँ पे आपको दे दूँगा, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो उससे आप एक्सरसाइज कीजिए, उसके आंसर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे उसके आंसर आप चेक कर लेना। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।